Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali Ma'am Science Classes. तो आज हम लोग क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में देखेंगे, जिसमें मैंने ऑलरेडी इसका फर्स्ट सेशन कर रखा है, जिसमें आपका पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट नहीं था। तो आज मैं इसका सेकंड सेशन कर रही हूँ, जिसमें मैं आज आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस के बैलेंसिंग करना और साथ में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। और बाकी जिसने वो मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो जाके मेरे चैनल पे फर्स्ट वीडियो इसका देख सकते हैं। ठीक है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करना, और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये हमारा चैप्टर का नेम है, जो क्लास 10th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर है और ये केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस इज हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन देखेंगे। देखो, ये जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस हैं, इसमें क्या होता है कि जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होते हैं, हम किसको बैलेंस करेंगे? जो अनबैलेंस होंगे, है ना। तो जो इक्वेशंस अनबैलेंस्ड होते हैं उसको हमें बैलेंस करना पड़ता है। और आपने क्लास 9th में जैसे पढ़ा हुआ है कि जितने भी जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें उसके मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इसीलिए जहाँ पे जो हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो उसके मास में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, जो पहले था वही आपको बाद में रिएक्शन के बाद में भी वही मास दिखेंगे। ठीक है, देखो जैसे मान लो कि अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में मान लो जैसे ये Fe+H2O है। ठीक है, ये Fe+H2O है। अब यहाँ पे ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, इस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम यहाँ पे देखो कि आपको लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों ही साइड में आपको देखना है कि इसमें जो यहाँ पे जो फेरिक है और जो इधर है, आप क्या देख रहे हो? दोनों साइड में दोनों अनइक्वल है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इसके एटम कितने हैं? 3। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, उधर भी देख रहे हो। बट यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स देख रहे हो आप? 1। बट यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स देख रहे हो आप? 4। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये अनबैलेंस्ड है। सो वी हैव टू बैलेंस। ठीक है, इसलिए हमें बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये देखो कि आप यहाँ पे Fe जो है वो 3 है, बट यहाँ पे Fe क्या है? 1 है। तो अगर हम इसको 3 से कर देंगे, अगर हम यहाँ 3 लगा देते हैं तो ये Fe कितने हो गए? 3, जो यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना, सोचने की समझने की कोशिश करो। ठीक है, आपको समझ में आएगा इजीली, इतना वो डिफिकल्ट नहीं है। ओके, अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या देख रहे हो? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे क्या है? 4। अगर हम लोग यहाँ पे 4 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो 4 हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कितने हो गए? 4 2 = 8। दैट मीन्स क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो कितने हो गए? 8 हो गए, बट यहाँ पे कितने? 2। तो इसको हमें 8 करने के लिए अगर हम यहाँ पे 4 लगा देते हैं तो ये हाइड्रोजन जो वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या इक्वल है। आपको याद होगा जो मैंने आपको केमिकल इक्वेशंस बताए थे, जिसमें मैंने आपको ये बताया था जब भी हम इसको लिखते हैं, जो रिएक्शन करता है, जो एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड होते हैं, जो रिएक्ट करता है वो क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, और जो रिएक्शन के बाद जो चीज़ फॉर्म करती है, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उसको कहा जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, याद रखना। अब हम लोग और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो हम फोटोसिंथेसिस का देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है जो रिएक्टेंट है। आपको पता है कि ये किसके प्रेजेंस में होता है? सनलाइट, जिसको क्लोरोफिल क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है। तो इन दोनों चीज़ों का होना मस्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों रॉ मटेरियल्स हैं। अब यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? ग्लूकोज का। C6H12O6 प्लस क्या होता है? ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, जो कि गैसेस स्टेट में होता है।
ठीक है। तो अब देखो कि यहाँ पे कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको 1, बट यहाँ पे कितने दिख रहे हैं 6, है ना। तो अगर हम यहाँ पे 6 लगा देते हैं तो कार्बन कितने हो गए, दोनों साइड में इक्वल हो गए ये, ठीक है। अब ऑक्सीजन आप देखो कितने हैं, यहाँ पे 6 2 12 प्लस 1 कितने हो गए 13, बट वहाँ क्या है 6 + 2 8, ठीक है। ये अनबैलेंस है अभी तक, ओके। हम बैलेंस करेंगे आगे। अब हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको 2, बट यहाँ पे कितने हैं 12, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 6 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 6 2 12, ठीक है। यहाँ पे भी कितने हो गए 12, ओके। अब यहाँ पे देखो कि ऑक्सीजन कितने हो गए 6 2 12 प्लस 6 कितने हो गए 18, ओके। अब हम यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने हैं 6, ठीक है, और कितने चाहिए आपको यहाँ पे 12 चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 6 O2 कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर भी ऑक्सीजन के नंबर्स जो होंगे टोटल कितने हो जाएंगे 18, देखो 6 2 12 प्लस 6 18, ठीक है। तो अब देखो कि ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो ये क्या देख रहे हो, बैलेंस्ड है, ठीक है। ये इक्वेशन जो है वो अब आपको क्या दिख रहा है, बैलेंस्ड, ठीक है। 6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2। यहाँ पे जो नंबर ऑफ देखोगे सबके जो भी एलिमेंट है सारे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही साइड में आप क्या देखोगे, इक्वल देखोगे, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप पेपर में जब ये आते हैं आपको इक्वेशंस बैलेंस करना, तो जब भी आप करो हमेशा क्या करोगे, जब स्टार्टिंग में आप उसको पेंसिल से लिखना, क्योंकि अगर बाई चांस मान लो अगर आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो, अगर वो बैलेंस फर्स्ट टाइम में आपने जब करा बैलेंस नहीं हुआ तो फिर आपको उसको काटना पड़ेगा। तो इससे बेटर क्या है कि वो चीज़ वहाँ पे गंदी ना लगे देखने में, आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन पेपर करना है, तो इसीलिए आपको पेंसिल यूज़ करना है उस टाइम पे। और जब ये पूरी तरह से आपको लगे कि हाँ भी ये बैलेंस हो चुका है, देन आप वहाँ पे उसको पेन से लिख सकते हो इरेज करके, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज़ कि जब आप लिखो तो यहाँ पे बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ना, क्योंकि आपको ये नंबर्स यहाँ पे पुट करने में पड़ते हैं, क्योंकि ये नंबर डालोगे तभी जाके ये बैलेंस होगा, ठीक है। दैट्स वाई आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ना है ताकि आप वहाँ पे लिख सको। अगर स्पेस नहीं छोड़ोगे तो आप लिख नहीं पाओगे, फिर वो चीज़ वहाँ पे गंदी हो जाएगी, फिर आप उसको काटोगे तो वो साफ़ भी नहीं लगेगी। तो इसलिए आपको ये इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, फर्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो क्या है ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 4 टाइप ऑफ रिएक्शन है, जिसमें मैं फर्स्ट में आप लोगों को मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देख रहे हैं। यहाँ पे हम इसके क्या रिएक्शन क्या होता है, साथ में इसके एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिएक्शन जो होते हैं वो क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब आप यहाँ पे देख के क्या समझ रहे हो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स कि जिसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो। ठीक है, मीन्स कि पहले आप ये देखो कि जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट जब कंबाइन करके रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन के बाद सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट हो गए और जब ये रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन के साथ सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्टेंट जो है उसकी कुछ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि क्या क्या हो सकते हैं। लाइक फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों, देखो यहाँ पे जैसे मान लो कि ये एक रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट है, अब ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा कंबाइन करके। ठीक है,
कंबाइन करके एक नए प्रोडक्ट का ए बी, मान लो कि ये ए बी दोनों चीज़ों से मिलके ही बन रहा है तो ए बी लिख सकते हैं, या हम यहाँ पे इस जगह पे सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम सी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, आपका रिएक्टेंट है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, 2 रिएक्टेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये चीज़ किसके कारण हो रही है, जब ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं और उसी कॉम्बिनेशन के कारण इसमें रिएक्शन हो रहा है, और रिएक्शन के साथ ही एक नया सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाली थी अभी कि जो ये रिएक्टेंट है ये क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है कि बोथ रिएक्टेंट्स जो होंगे, बोथ रिएक्टेंट्स कैन बी एलिमेंट्स। दोनों रिएक्टेंट जो है वो एलिमेंट हो सकते हैं, या दोनों रिएक्टेंट जो है वो कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वन एलिमेंट एंड अदर वन इज कंपाउंड, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ये सेकंड जो हो जाएगा, बोथ रिएक्टेंट्स कैन बी कंपाउंड्स, और यहाँ पे क्या हो सकता है कि वन एलिमेंट है, रिएक्टेंट्स कैन बी वन एलिमेंट एंड अदर वन इज कंपाउंड। मीन्स कि यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट जो है, दोनों एलिमेंट भी हो सकते हैं, दोनों कंपाउंड भी हो सकते हैं, या भी ऐसे भी हो सकते हैं कि एक एलिमेंट है दूसरा वाला कंपाउंड है। तो ये इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बताऊंगी इसके एग्जाम्पल के साथ कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे मान लो कि है, जैसे मान लो कार्बन है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, दोनों ही अलग अलग एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं जो कंबाइन करके एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, जो सिंगल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन आप देख रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन जो है वो सॉलिड स्टेट में, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो क्या है, गैसेस स्टेट में। ठीक है, इसी तरह से हम सेकेंड एग्जाम्पल ये दे सकते हैं, जैसे वाटर का फॉर्मेशन होता है। वाटर का क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन है प्लस O2। ठीक है, अब यहाँ पे H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाएगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा, मीन्स H2O। ठीक है, इसको आप बैलेंस करना है आपको। देखो बैलेंस कैसे होगा, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2H2O, क्योंकि H2O जो है इसी से ही वाटर बनेगा। अगर H2O2 बना देंगे, H2O2 लिख देते हैं तो वो वाटर नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, H2O जो है वो वाटर है, तो आपको यहाँ पे बैलेंसिंग करने के लिए आपको यहाँ पे नंबर चेंज करना है, ना कि उनके एटम्स को। ठीक है, तो ये सेकंड एग्जांपल हो गया आपका। फिर मान लो कि दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, मान लो, हाँ, मान लो CaO प्लस H2O मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो क्या है, क्विक लाइम। ये क्या है, वाटर। ठीक है, अब ये दोनों जब आपस में मिलेगा तो उस कॉम्बिनेशन के कारण किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो कैल्शियम इधर 1 है, उधर भी 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 1 2 हो गए, हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 2, CaOH ट्वाइस। OH जो है, जो हाइड्रोक्साइड है वो कितने हैं, ट्वाइस है। ठीक है, तो इसको जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको क्या कहते हैं, उसको स्लेक्ड लाइम कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। ओके, तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो, एग्जांपल्स के थ्रू आप यही देख रहे हो कि यहाँ पे जो 2 रिएक्टेंट्स हैं वो कंबाइन करने के बाद सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, और एक चीज़, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जो कि हीट को रिलीज़ करता है। ठीक है, जब रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन में हीट जब रिलीज़ होती है तो उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है तो उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मीन्स के टाइप ऑफ जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
ठीक है। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। तो आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ में आ गया ना? टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स combine to form a single product। ठीक है। तो ये वाला या कंपाउंड, यहाँ पे टू और मोर रिएक्टेंट्स हम सीधे लिख सकते हैं, यहाँ पे इतना लिखने की जरूरत नहीं है। टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको शॉर्ट टर्म में ही लिख के बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे टू और मोर रिएक्टेंट्स combine to form a single product। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या बताया मैंने आपको कि इस रिएक्शन में जहाँ पे क्या होता है, हीट रिलीज होता है। ठीक है, हीट रिलीज होता है यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे हम, जैसे कि किसी भी मान लो कि जैसे नेचुरल गैस है, अगर उसको बर्न किया जाता है तो उसमें क्या होगा, हीट रिलीज होगी। ठीक है, नेचुरल गैस क्या हो गया, नेचुरल गैस जैसे CH4 जो कि मीथेन है, इसको बर्न करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कोई भी चीज़ जो बर्न करती है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही करती है। तो यहाँ पे नेचुरल गैस जो कि मीथेन है और ऑक्सीजन जो कि जिसके कारण जो है यहाँ बर्निंग हो रही है। तो अब आप यहाँ पे क्या देखोगे, किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्लस जो है वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि गैसेस स्टेट में होगा। गैसेस स्टेट का मतलब क्या है, गैसेस स्टेट का मतलब होता है वो स्टीम के रूप में। ठीक है, 2 4 2 ठीक है। तो यहाँ पे अब आप क्या देख रहे हो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, CO2 के रूप में, गैसेस के जो जहाँ पे CO2 है वहाँ पे क्या है, हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, हम दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लो कि जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जांपल है। जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, हम जो ह्यूमन बीइंग में या जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें जो एक लाइफ प्रोसेस का एक लाइफ प्रोसेस है जो रेस्पिरेशन है, और उसमें रेस्पिरेशन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। देखो कैसे होता है, जैसे C6H12O6 ये क्या है, ग्लूकोज है। और जब रेस्पिरेशन होता है, जैसे हमारा डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन के बाद जो हमारा फूड होता है वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक सिंपलर सब्सटेंस है। देन ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे बॉडी में क्या जाता है, ब्लड के साथ ऑक्सीजन हमारे पूरे सेल्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब जब ये यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन के साथ किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, इस चीज़ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बैलेंसिंग का मैंने अभी नहीं बताया आपको। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बैलेंस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6CO2 प्लस 6H2। ठीक है, ये अब आप देखो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो आपको बैलेंस दिखेगी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल बताया था ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर का प्लस एनर्जी। तो यहाँ जो ये एग्जाम्पल जो है वो भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे। ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो आप लोग जो है एक बार टेक्स्ट बुक भी साथ में पढ़ोगे ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये करने के बाद, देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद आपका मस्ट है कि आप एक बार NCERT बुक का वो पढ़ो ताकि आपको अच्छे से चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमारा सेकंड जो है वो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो इसके जस्ट अपोजिट होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जिसमें जो सिंगल एक रिएक्टेंट होता है वो डिकम्पोज होने के बाद मीन्स कि उसमें रिएक्शन होता है और वो किसी एक
एक उसमें कैटलिस्ट का होना ज़रूरी होता है। अभी मैं आपको कैटलिस्ट के बारे में भी बताऊंगी। तो ये जिसमें जो एक सिंगल प्रोडक्ट होगा, सिंगल रिएक्टेंट होगा, वो रिएक्शन के बाद किसी एक चीज़ के प्रेजेंस होने के से रिएक्ट करेगा, और उस रिएक्शन के साथ ही वो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट को बनाएगा। तो वो क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे कि मान लो कि फेरस सल्फेट है, ठीक है, जस्ट उसके ऑपोजिट है। मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या बताया था कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे क्या देखोगे आपकी, जो एक रिएक्टेंट है वो जो रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के बाद दो या दो से अधिक प्रोडक्ट को बनाएगा। मीन्स कि ये जस्ट उसके ऑपोजिट हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के। ओके, तो FeSO4 ये क्या देख रहे हो आप, एक सिंगल रिएक्टेंट है। जब इसको हीट प्रोवाइड कराया जाए, जब इसमें हीट दिया जाएगा तो हीटिंग के साथ क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सारे गैसेस स्टेट में होंगे। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये जो है ये सॉलिड स्टेट में है, ये भी सॉलिड स्टेट में होगा। ठीक है, तो अब देखो कि Fe जो है ये Fe2, यहाँ पे सारी चीज़ें आप मिला सकते हैं। सल्फर कितने हो गए, 1 2 हो गए, यहाँ पे 1 2 2 हो गए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखो क्या है, 4 2 8, यहाँ पे क्या देख रहे हो, 3 + 2 5 5 + 3 8, तो यहाँ पे भी 8 हो गए। ठीक है, Fe इधर 2 है, इधर भी है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे एक रिएक्टेंट जो होगा वो सिंगल होगा, बट जो प्रोडक्ट होंगे वो दो या दो से अधिक होंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन एक चीज़ का होना, एक कैटलिस्ट का होना जरूरी है। वो कैटलिस्ट कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है कि वो हीट हो। ठीक है, हीट मीन्स उसी में टेम्परेचर आ जाएगा, या मान लो जैसे लाइट भी हो सकता है उसमें। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है उसमें। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो एक कैटलिस्ट होती है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट जो होता है ना वो किसी रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है। अगर मान लो कि किसी यहाँ पे जैसे हमने हीट जो है वो एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे हीट जो है वो यूज़ किया गया, बट हीट जो है वो जिसका अमाउंट जैसा पहले था उसका अमाउंट अभी भी क्या रहेगा, रिएक्शन के बाद भी उतना ही रहेगा। मतलब ये यूज़ नहीं होता है। ठीक है, मतलब उसकी क्वांटिटी जो होगी वो अप डाउन नहीं होगी, जैसा था वैसा ही रहेगा। कैटलिस्ट का ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या करा, इस हीट ने इस रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये होता है कैटलिस्ट का काम। ओके, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। देखो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगी। जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ना उसमें वो किसके जो रिएक्शन होगा वो क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लो कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक आ जाएगा आपका फोटोलाइसिस, एक आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस, और आ जाएगा आपका एक फोटोलाइसिस। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ यहाँ बताऊंगी। ठीक है, और एक आ जाएगा आपका थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है, हीट। ठीक है, थर्मोलाइसिस का मतलब हो गया यहाँ पे हीट की वजह से ब्रेक डाउन जो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ पे सारी चीज़ें अलग हुई, टूट गई। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो कंपाउंड जो है वो सेपरेट हो रहे हैं, वो एक एक करके अलग हो रहे हैं। थर्मोलाइसिस में हम देखेंगे हीट की वजह से, और फोटोलाइसिस में देखेंगे हम जिसमें लाइट की वजह से। ठीक है, तो देखो फोटोलाइसिस में हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि मान लो सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। तो यहाँ पे जब इसमें हीट प्रोवाइड, जब इसको अगर मान लो कि अगर हम लोग चाइना डिश में लेके अगर सनलाइट में रख देंगे, सनलाइट क्या है, एक लाइट है। मीन्स कि फोटोलाइसिस वाला एग्जाम्पल मैं आपको इसमें बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सनलाइट है, मीन्स एक लाइट है। तो यहाँ पे जब उसको हम लोग रखेंगे चाइना डिश में, तो जो Ag है, मीन्स कि जो सिल्वर है और क्लोरीन है, दोनों ही एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ये किस सॉलिड स्टेट में होगा, यहाँ पे 2Ag, ये भी क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, प्लस क्लोरीन जो कि एक गैसेस स्टेट में हो जाएगा। ठीक है, ये सिल्वर का कलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो कि ग्रे कलर में आपको विजिबल होगा। ओके, तो ये था आपका फोटोलाइसिस। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है सिल्वर ब्रोमाइड।
सिल्वर ब्रोमाइड को भी जब सनलाइट में रखा जाता है तो उसमें से सिल्वर और ब्रोमीन दोनों ही एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, वो ब्रेक करके एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो वो एग्जाम्पल भी आपका फोटोलाइसिस में आ सकता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में एग्जाम्पल में जैसे हम ले सकते हैं, जैसे मान लो कि वाटर है, ठीक है, ये वाटर है और इस वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो कराया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के कारण यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, मीन्स कि H2 + O2, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ देख लो, ठीक है, हो गया सेपरेट। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से हुआ, मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो है वो वाटर के जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स है, वो एक दूसरे से क्या हो गए, सेपरेट हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के ही एलिमेंट जो हो गए एक दूसरे से अलग हो गए। थर्मोलाइसिस में हम क्या देख सकते हैं, थर्मोलाइसिस जैसे कि आप थर्मोलाइसिस में आप देख सकते हो जैसे जो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है वो थर्मोलाइसिस में आ सकता है, मीन्स कि CO2 प्लस क्या है, वाटर, ठीक है, यहाँ पे सनलाइट, या मान लो सनलाइट से क्या मिल रहा है, उसको हीट मिल रहा है, ठीक है, या मान लो कि नहीं, यहाँ पे हम ये वाला नहीं, हम दूसरे एग्जांपल के देखेंगे, जैसे कि मान लो कि CaCO3 है, ठीक है, मीन्स कि कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसमें हीट प्रोवाइड कराया जाता है या जिसमें जब इसमें को हीट दिया जाता है तो उस हीटिंग की वजह से क्या होगा, जो कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों ही एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसमें हीट दिया जा रहा है तो उस हीटिंग की वजह से ये अलग हो गए। क्या यहाँ पे दो चीज़ों का, दोनों सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा जो है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी। तो ये सॉलिड स्टेट में होगा, ये गैसेस स्टेट में होगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, मैंने आपको बता दूं आपको, ये जो है यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो क्या हो, किस चीज़ का काम कर रही है, यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रही है, ठीक है, उस रिएक्शन को, स्पीड को बढ़ाने का काम कर रही है, ठीक है, तो ये कैटलिस्ट है, ओके। और एक चीज़ अब मैं आपको पहले और क्लियर करा दूं कि जैसे मैं आपको यहाँ पे जो आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ, उसमें उस रिएक्शन को इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए मैं आपको सॉलिड, गैस, लिक्विड, इन सारी चीज़ों को जो है वो यूज़ किया जाता है। आप NCERT में पढ़ोगे तो ये चीज़ आपको दिखेगी, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो वो क्या करता है कि वो केमिकल रिएक्शंस को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाता है, ठीक है, वो केमिकल रिएक्शंस को क्या बनाता है, मोर इन्फॉर्मेटिव बनाता है। मीन्स कि जैसे कि अगर कोई भी फिजिकल स्टेट में अगर कोई सब्सटेंस होता है तो अगर वो सॉलिड है तो उसको S लिखा जाता है, अगर लिक्विड है तो L लिखा जाता है, और अगर वो एक्वा गैस होता है तो वो गैस ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो उसको ऊपर की ओर एरो निशान देके भी बना सकते हैं, क्योंकि गैसेस स्टेट है, दैट मीन्स वो ऊपर की ओर उड़ जाता है, ठीक है। एक होता है एक्वस जो है उसको हम लोग AQ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक होता है प्रेसिपिटेट को जो है उसको डाउन की ओर, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट जो है ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। देखो प्रेसिपिटेट, ये क्या है, प्रेसिपिटेट जो है ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। और ये इनसॉल्युबल सॉल्ट, जैसे कि मान लो कि ये एक बीकर है, ओके, जब यहाँ पे कोई रिएक्शन कराया गया तो यहाँ पे इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होंगे, उसको अगर रेस्ट पे छोड़ दिया जाए तो आप क्या देखोगे कि वो थोड़ी देर बाद जो होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो वाटर होगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखेगी, लेकिन जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होंगे वो आपको यहाँ पे सेटल डाउन नीचे बॉटम में वो बैठ जाएगा। तो इसीलिए इनसॉल्युबल सॉल्ट जो प्रेसिपिटेट होते हैं उसको हम लोग नीचे की ओर एरो दिखा के हम इसको सिंबलाइज करते हैं, उसको शो करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, अब हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब उसकी जगह को हटा के वो अपने आप वहाँ पे बैठ जाता है अपने आप आराम से, तो वो शिफ्ट हो जाता है वहीं पे, तो उसको क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। जैसे मान लो कि जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट है,
ठीक है। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है वो अच्छे से याद करनी पड़ेगी, क्योंकि उस रिएक्टिविटी सीरीज़ में आपको पूरा दिया हुआ है कि कौन सा जो एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और उससे धीरे धीरे जो आप नीचे की ओर डाउन होते जाओगे ना, तो उसमें उसका मतलब ये होता है कि वो धीरे धीरे उसका जो रिएक्शन होता है, रिएक्टिविटी जो होती है वो धीरे धीरे वो कम होती जाती है। ठीक है। तो जो पोटेशियम होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आप जब रिएक्टिव सीरीज़ याद करोगे, लर्न करोगे, तो उसमें आपको सबसे पहले पोटेशियम दिखेगा, इसके बाद सोडियम दिखेगा। तो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? पोटेशियम होगा, क्योंकि वो सबसे ऊपर होता है। ठीक है। अब आपको जैसे मैं ये एग्जांपल बता रही हूँ, तो यहाँ पे आप दो चीज़ें, यहाँ पे जो रिएक्टेंट है, एक जिंक है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। ठीक है। इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ये जिंक जो है वो सॉलिड स्टेट में है, और जो CuSO4 है वो एक्वस है। एक्वस है मीन्स कि इसमें ये वाटर में डिजॉल्व है। ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉपर जो होगा वो क्या है? वो जिंक से लेस रिएक्टिव है। ठीक है। मीन्स कि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिस कारण से ये इसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है। जिंक जो होगा वो कॉपर को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है। क्या देख रहे हो आप यहाँ पे? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर का फॉर्मेशन होगा। तो जो जिंक सल्फेट होगा वो आपको यहाँ पे कौन से स्टेट में दिखेगा? ये एक्वस होगा। ठीक है। ये एक्वस होगा, और ये कॉपर जो होगा वो क्या होगा? सॉलिड। ठीक है। यहीं पे आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे कि Fe है। Fe का मतलब क्या? आयरन प्लस अगर CuSO4 ले रहे हैं हम, तो जो CuSO4 है, ये Fe जो होगा वो भी सॉलिड स्टेट में होगा, ये भी एक्वा होगा। ठीक है। यहाँ पे जो Fe है वो भी क्या है? कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण क्या होगा? Fe जो है वो इसको डिस्प्लेस कर देगा। मीन्स यहाँ पे फेरस सल्फेट जो है इसका फॉर्मेशन होगा, प्लस कॉपर जो है वो यहाँ से अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो ये इस टाइप के रिएक्शंस जो होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? देखो, इस रिएक्शन में जो दो कंपाउंड्स होते हैं, मीन्स कि जब दो रिएक्टेंट जो होते हैं ना वो कंपाउंड होते हैं, दोनों ही रिएक्टेंट्स क्या होंगे? कंपाउंड होंगे। और जब ये रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन में दोनों ही अपने आयंस को क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है। दोनों ही अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे, और यहाँ पे जो रिएक्शन होगा तब हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप ले लो, जैसे सोडियम सल्फेट है प्लस बेरियम क्लोराइड है। ठीक है। क्या है? बेरियम क्लोराइड। अब यहाँ पे ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, और जो सोडियम सल्फेट है ये भी क्या है? ये भी एक्वस। अब आप क्या देखोगे कि ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा, मतलब कि दोनों ने अपने आयंस को क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट। ठीक है। क्या बन रहा है? बेरियम सल्फेट। ये बेरियम जो होगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों ने अपने जगह को डिस्प्लेस कर लिया, दोनों ने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया। ये वाला आयन इधर आ गया, इधर वाले ने इधर आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट में क्या देख रहे हो? बेरियम सल्फेट जो कि सॉलिड स्टेट में होगा, प्लस क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड। और ये सोडियम क्लोराइड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि दोनों ने ही अपने आयंस को एक्सचेंज करा। दोनों ही जो रिएक्टेंट है वो क्या होंगे? कंपाउंड्स होंगे। ऐसा नहीं है कि एक कंपाउंड है दूसरा वाला एलिमेंट है, इसमें ऐसा नहीं होता। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप हमेशा देखोगे कि दोनों ही कंपाउंड होंगे और दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे, और वो जो रिएक्शन होगा उसको हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होगा? एडिंग ऑक्सीजन। ठीक है। इसमें ऑक्सीजन जो होगा वो ऐड होगा, और रिमूवल ऑफ क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो वो ऑक्सीडेशन होगा। और रिडक्शन में इसके जस्ट ऑपोजिट होगा, मीन्स कि एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ क्या होगा?
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इसको कहते हैं, इसको रिडक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देखो, जैसे कि मान लो कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जो ये दोनों जब आपस में कंबाइन करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ, इसमें जो है ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कंटेन हो रहा है, मीन्स कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो हट गया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल जो है वो ऑक्सीजन वाला बता रहा हूँ, हाइड्रोजन वाला भी बताऊंगी। पहले ये एग्जांपल देखो जिसमें क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो कॉपर के साथ कंबाइन कर रहा है, वो उसके साथ जुड़ रहा है, दैट्स वाई ऑक्सीडेशन जो है वो कॉपर के साथ हो रहा है और यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो हट जा रहा है, रिमूव हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन वाला देखो, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको क्या देखना है, मैंने अभी यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ऑलरेडी कंटेन है, लेकिन ये ऑक्सीजन जो होगा वो क्या हो जाएगा इधर हाइड्रोजन के साथ, ये कॉपर प्लस वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखो कि यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात आई समझ में, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंटेन हुआ, जुड़ा, दैट्स वाई यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गया, दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हुआ, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन जहाँ पे हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जिसमें ऑक्सीजन कंटेन हो रहा है जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग। जैसे मैंने आपको अभी ये एग्जांपल बताया था, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बना था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया मैंने कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन जो है वो इसका हुआ था जिसमें जुड़ा था, ठीक है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जिसकी वजह से जुड़ा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसी तरह से जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा जिसकी वजह से हाइड्रोजन जुड़ेगा या जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिमूव होगा वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्या होता है कि जिसकी वजह से वो काम हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो आपको डेफिनेशन बताया हुआ है मैंने कि जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या है ये ध्यान में रखना, और आपको एजेंट वाले में ये ध्यान में रखना है कि जिसकी वजह से वो चीज़ हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये नहीं कि दोनों ही चीज़ वही है, आपको ध्यान रखना है कि जिसकी वजह से ऑक्सीजन हट रहा है किसी भी एक सब्सटेंस से, तो हट रहा है जिसकी वजह से, मीन्स वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नेक्स्ट आपका है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन जो होता है वो सिर्फ ये एक मेटल्स में ही होते हैं, नॉन मेटल में नहीं होते हैं। तो जितने भी मेटल्स आपने देखा, जैसे कि जो आयरन है, आयरन में जो है वो जंग लग जाती है, वो भी किसके कारण, एयर के कारण, मॉइस्चर के कारण, ठीक है। तो उसकी वजह से जो जंग लग जाती है आयरन में, वो भी क्या है, कोरोजन है। उसी तरह से दूसरे मेटल्स भी होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ले लो आप, कॉपर ले लो। एल्यूमिनियम का भी क्या होता है कि वो जैसे हम अगर जब मार्केट से लेके आते हैं बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है, लेकिन जब अगर हम उसको बिना यूज़ किए अगर हम उसको रख देते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने की वजह से उसमें जो है ना एक लेयर चढ़ जाती है, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो वो क्या है, कोरोजन है। उसी तरह से जो कॉपर है, कॉपर में भी क्या होता है कि ये एयर के कारण, मॉइस्चर के कारण वो उसके कांटेक्ट में आने की वजह से उसमें भी एक लेयर चढ़ जाती है ग्रीनिश कलर की, तो वो भी क्या होता है, कोरोजन ऑफ कॉपर होता है, कॉपर में वो कोरोजन होता है, ठीक है। इसी तरह से सिल्वर ले लो आप, जो सिल्वर है, चांदी की जो चीज़ें होती है उसमें भी क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, हम पॉल्यूशन के कारण क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड भी होते हैं, तो वो जब सिल्वर के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें भी
जो उसमें भी क्या होता है, कोरोजन होता है, और उसी कोरोजन के कारण ही उसका कलर जो होता है वो ब्लैक कलर का पड़ने लगता है। ठीक है, तो ये कोरोजन था। और एक नेक्स्ट है आपका रेंसिडिटी। देखो रेंसिडिटी क्या होता है कि जैसे रेंसिडिटी क्या होता है, जो भी फूड जिसमें ऑयल कंटेन होता है या फैट कंटेन होता है, तो वो फूड जो है ना वो एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, और उस ऑक्सीडेशन की वजह से उसमें एक स्मेल आने लगती है। ठीक है, उस ऑक्सीडेशन का बात समझ रहे हो ना, कि यहाँ पे जो फूड में ऑयल कंटेन था या जो फैट कंटेन था उसमें ऑक्सीजन कंबाइन करने के साथ उसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और उस ऑक्सीडेशन की वजह से उसे स्मेल आने लगती है। ठीक है, तो ये जो स्मेल होती है, स्मेलिंग जो बढ़ जाती है, उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे रेंसिडिटी कहा जाता है। ऐसे जो चिप्स होते हैं, चिप्स के पैकेट होते हैं या नमकीन के पैकेट होते हैं, तो उसको भी क्या होता है कि एयर टाइट कंटेनर में रखोगे तो वो चीज़ जो है वो अच्छी रहेगी, वो सिलती भी नहीं है ना। लेकिन अगर आप उसको ऐसे ही खुले में रख दोगे तो वो जो होगी वो मॉइस्चर के कारण वो चीज़ एकदम नरम सी हो जाती है, क्रिस्पी नहीं होती है। फिर साथ में अगर उसको बहुत दिनों तक हम अगर ऐसे ही रख देते, एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखते हैं, तो अगर किसी भी जिसमें एयर टाइट कंटेनर नहीं है उसमें अगर एयर घुस रहा है तो वो ऑक्सीजन की वजह से उसमें ऑक्सीडेशन होता है, उसमें एक स्मेल आने लगती है, तो वो रेंसिडिटी होता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है दोनों सेशन देखना और वीडियो से स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना, ताकि आपको सारी बातें जो है वो अच्छे से समझ में आए। और साथ में एक बार आप लोग एनसीईआरटी की बुक भी ज़रूर से ज़रूर पढ़ना। और जो बैलेंसिंग वाले थे, जो इक्वेशंस मैंने आपको 2 ही बताए, इसका ऑलरेडी एक मेरा वीडियो बना हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हो। और इसके एग्जाम्पल्स जो हैं और भी बहुत सारे इक्वेशंस को जो अनबैलेंस है उसको बैलेंसिंग करने का काम भी आप लोग घर पे इसको ट्राई करते रहना। इसको जितना आप करोगे ना उतना ज़्यादा आपको अच्छे से वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप बिना किए इसको समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उस प्रैक्टिस के लिए आप एनसीईआरटी की बुक भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे बुक्स भी होते हैं जो आप लोग अभी 10th में आप लोग कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, जिससे आप लोग बुक्स ले रखे हो। साथ में आप नेट से भी निकाल के कर सकते हो। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, प्रैक्टिस करो और अच्छे से उसको समझ के करो। और जो है सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जिसको नहीं समझ में आया वो आप और एक बार इस वीडियो को रिपीट करके देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू।